चलो जी शुरू करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर है 8th एनसीईआरटी से। अगर आप देखते हो तो चैप्टर नंबर है 8th आपके पास, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको कुछ थोड़ी सी नॉलेज, जो क्लास 10th में जो चैप्टर है 6 ट्रायंगल्स, उसमें कुछ सिमिलरिटी वाले जो टॉपिक हैं वो आपको पहले से पता होने चाहिए, ठीक है ना। फिर आप बाकी सारी बातें करते जाओगे, थोड़ा बहुत कहीं कहीं यूज होगा। अगर नहीं पढ़ा है 6 चैप्टर तो मैं इसको वहाँ पर बताता चलूँगा साथ साथ, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए, स्टार्ट करने के लिए मैं आपके सामने कुछ कंडीशंस को लेकर आ रहा हूँ, कुछ सिचुएशंस को लेकर आ रहा हूँ। देखो ठीक है ना, सिचुएशंस कुछ इस तरह से हैं प्यारे बच्चों। सपोज करो आप कभी घूमने के लिए आ गए दिल्ली, है ना। कहाँ आ गए? दिल्ली घूमने के लिए आ गए। और दिल्ली घूमने के लिए जब हम लोग आए तो मेरा एक स्टूडेंट कुतुब मीनार घूमने चला गया। और कुतुब मीनार जब वो घूमने गया तो उसने एक चीज़ सोचा कि ये क्या है? ये है कुतुब मीनार। क्या है? कुतुब मीनार। अब वो कुतुब मीनार के आगे जाके खड़ा हो गया, वो यहाँ पर खड़ा हुआ है इस जगह पर। और जब हम लोग घूमने गए तो उसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि सर एक बात बताओ कि अगर मैं इस कुतुब मीनार की हाइट को बिना मेजर किए हुए कोई क्या तरीका है जिससे मैं इस कुतुब मीनार की हाइट को बता दूं? तो मैंने कहा हाँ, एक तरीका है। अगर आप ये मुझे बता दो कि जो आप टॉप को जिसको देख रहे हो, कुतुब मीनार की जो हाइट देख रहे हो, जिसको आप देख रहे हो, अगर आप मुझे उसकी कुछ चीज़ें बता दो तो मैं कुछ चीज़ें आपको अपनी तरफ से बता सकता हूँ। मैं बिना मेजर किए हुए इसकी हाइट बता सकता हूँ। तो उसने पूछा क्या क्या चीज़ें बता दो? तो मैंने कहा आप मुझे बस कोई एक साइड बता दो, जैसे आप कुतुब मीनार से कितनी दूर खड़े हो, सिर्फ इतना मुझे बता दो, और आप किस एंगल से देख रहे हो ये मुझे बता दो। तो मैं बिना इसको ऐसे मेजर किए हुए यहीं पर खड़े होकर आपको ये बता दूंगा कि ये कुतुब मीनार की हाइट कितनी है। उसने कहा अच्छा, ये वाला मैथमेटिक्स कौन सा है जो बिना मेजर किए हुए यहाँ पर खड़े होकर इस कुतुब मीनार की हाइट को बता सकता है? तो मैंने कहा कि ये जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है उसका नाम होता है प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम होता है? ट्रिग्नोमेट्री नाम होता है, ठीक है। ओके, अब दूसरी कंडीशन प्यारे बच्चों क्या आई हमारे पास? दूसरी कंडीशन ये आई कि एक बच्चा अपनी विंडो से बाहर गली में कहीं पर एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है प्यारे बच्चों? फ्लावर पॉट रखा हुआ है ऐसा। और वो फ्लावर पॉट को देख रहा है, यहां से अपनी विंडो में से उस फ्लावर पॉट को देख रहा है ऐसे, ठीक है। तो उसने सोचा कि ये जो फ्लावर पॉट है ये मेरे घर से कितनी दूरी पर है, क्या डिस्टेंस है। अगर मैं अपने घर के नीचे आ जाऊं, यहाँ पर अपने गेट पर आकर आ जाऊं, तो ये फ्लावर पॉट मेरे घर से गेट से कितनी दूर है, या मैं अपनी विंडो से अगर इसको देख रहा हूं तो मेरी विंडो से ये कितनी दूर है, वो ये पूछ रहा है। तो उसके लिए भी किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, है ना। कोई ना कोई मैथमेटिक्स तो इसमें लगेगा। वो कौन सा मैथमेटिक्स है जो अलाउ करेगा उस बच्चे को कि वो यहाँ पर बैठे बैठे ये पता कर ले कि ये फ्लावर पॉट उसकी विंडो से कितनी दूर है? क्या कोई ऐसा मैथ है जो उसको बता सकता है कि ये फ्लावर पॉट इससे कितनी दूर है? तो आंसर है हाँ, एक मैथ ऐसा है, एक साइंस की ब्रांच ऐसी है जिसकी हेल्प से वो यहाँ पर बैठ के ये बता सकता है कि ये फ्लावर पॉट कितनी दूर है। मैथ्स की एक ब्रांच ऐसी है जिसकी हेल्प से एक बच्चा यहाँ पर खड़े होकर ये बता सकता है कि इस कुतुब मीनार की हाइट कितनी है। उस मैथ्स की ब्रांच का नाम क्या है प्यारे बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। एक और मैं सिचुएशन ले लेता हूँ, थर्ड एक और सिचुएशन ले लेता हूँ। सपोज करो एक कोई बच्चा घर के बाहर खड़ा हुआ है और उसे यहाँ पर एक हॉट एयर बलून दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया प्यारे बच्चों? हॉट एयर बलून दिखाई दिया, ठीक है। जैसे ही उसने देखा उस एयर बलून को, जैसे ही उसने देखा तो वो भागा अपने घर की तरफ, वो वापस अपने घर की तरफ गया और अपने पापा को पकड़ के लेके आया। बोला जी पापा ये देखो, ये मुझे हॉट एयर बलून दिखाई दिया है। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि जैसे ही वो अपने पापा को बुलाकर लेने के लिए गया, ये हॉट एयर बलून यहां से यहां आ गया, इस जगह पर आ गया, ठीक है। अब वो अपने पापा से ये कह रहा है कि देखो, जब मैं यहाँ पर देखो, एक तो वो बच्चा खड़ा हुआ है, ये उसके पापा खड़े हुए हैं। वो अपने पापा से कह रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले तो ये यहाँ था और अब ये थोड़ी देर बाद यहाँ चला गया है। तो पापा ये बता सकते हो क्या कि कितनी दूर चला गया है? ये पूछ रहा है वो अपने पापा से। क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों?
क्या बता सकते हो आप ये कितनी डिस्टेंस चल लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, कितनी दूर चला गया है यहाँ से? या पापा ये बता सकते हो कि ये हमारे घर की छत से या हमारी जो सरफेस है, हमारी जो गली की सरफेस है उससे कितने ऊपर उड़ रहा है? क्या आप बता सकते हो? अब पापा आप सोच रहे थे काश हमने एक मैथ्स की एक ब्रांच पढ़ ली होती, मैथ्स की एक ब्रांच, ऐसी ब्रांच जो कि उस बच्चे को अलाउ करती है कि वो ये बता पाए, उसके फादर उसके पापा कब आंसर दे पाते जब उन्होंने क्या पढ़ा होता, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होती, वो क्या बता पाते उसको कि ये बलून यहां से लेकर यहां तक कितनी डिस्टेंस चल गया है, ठीक है, और वो ये भी बता पाते कि ये हम लोगों से कितने ऊपर है, कितनी हाइट पर उड़ रहा है, ये भी उसको बता पाते। लेकिन दिक्कत ये थी ट्रिग्नोमेट्री उन्होंने पढ़ी नहीं थी और वो आंसर दे नहीं पाए। तो ट्रिग्नोमेट्री आप तो पढ़ लो, अगर आपके बच्चे ने ये सवाल आपसे पूछ लिया तो आप डिश ना हो जाओ, इसलिए कम से कम ये वाला टॉपिक बहुत जरूरी है जो पढ़ना चाहिए। एक बार मैं और मेरा एक स्टूडेंट पतंग उड़ा रहे थे ऐसे, मैं बाद में थोड़ी देर बाद पहुंचा वहां पर, जब थोड़ी देर बाद पहुंचा तो बोला कि सर आप इतना मैथ पढ़ाते रहते हो, क्या ये बता सकते हो कि ये धागा कितना निकल चुका है यहाँ से? देखो मैं यहाँ से पतंग उड़ा रहा हूँ, बताओ मेरी पतंग का मैंने कितना धागा यहाँ से यहाँ तक भेज दिया है, ये बता सकते हो क्या आप मुझे? या चलो आप सर एक बात का जवाब दो कि हमारी छत से ये पतंग बता सकते हो कितनी ऊपर उड़ रही है? या ये बता सकते हो आप कि ये जो हाइट है, ये हाइट हमारी जो पॉइंट है जहां से हम खड़े होकर उड़ा रहे हैं इस पतंग को, आप बता सकते हो ये कितनी दूर है? तो मैंने कहा हाँ ये सारे आंसर दिए जा सकते हैं, सारे के सारे आंसर दिए जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, शर्त ये है कि आपको मुझसे क्या पढ़नी पड़ेगी? ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी। आंसर तो मैं दे दूंगा लेकिन आपको समझ तब आएंगे जब आप क्या पढ़ चुके होगे ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो प्यारे बच्चों, जितनी भी ये सिचुएशन है कि यहाँ खड़े होकर कुतुब मीनार की हाइट मेजर करना, यहाँ पर अपनी विंडो में से उस फ्लावर पॉट की डिस्टेंस देखना, एक बच्चे का अपने पिताजी से ये पूछना कि ये हॉट एयर बलून यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस चल गया है, एक स्टूडेंट का अपने टीचर से पूछना कि ये पतंग बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने धागे के साथ उड़ रही है, ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ क्या है। ये सारी की सारी सिचुएशन के जो आंसर हैं ये तभी दिए जा सकते हैं जब आप मैथ्स की एक ब्रांच आपने पढ़ ली हो, उस ब्रांच का नाम है प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं। ऐसी चीजें तो बहुत 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 ज्यादा आती हैं हमारी लाइफ में, और अगर ऐसी चीजें आती हैं तो हमें इसका मतलब इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हमें इसको पढ़ना भी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दो ग्रीक वर्ड, सबको पता होगा ये बात। पहला जो वर्ड है उसका नाम है ट्रिगोनोन। क्या नाम है? ट्रिगोनोन। और दूसरा जो मैट्री वर्ड है ना, ये तो ट्रिगनो का तो आ गया ट्रिगोनोन, और जो मैट्री जो वर्ड है ग्रीक का, इसका नाम है, इसको हम कहते हैं मेट्रॉन। क्या कहते हैं? मेट्रॉन। ट्रिगनोन और मेट्रॉन, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया है? तो आंसर है ट्रिग्नोमेट्री बनाया गया। ठीक है, अच्छा अब ट्रिगनोन और मेट्रॉन, इनका मीनिंग क्या होता है? तो आंसर है कि ट्रिगनोन का मीनिंग होता है ट्राइंगल। क्या नाम होता है? ट्राइंगल। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, मेजर या मेजरमेंट, है ना। मेजर करते हो ना आप, किसी चीज को मापते हो ना, है ना, किसी को नाप कर रहे हो, किसी का मेजरमेंट कर रहे हो, तो मेट्रॉन का मतलब हो गया मेजर। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि मैथ्स की वो ब्रांच जिसमें ट्राइंगल की साइड्स और एंगल को क्या किया जाता है? मेजरमेंट किया जाता है। फिर से, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें ट्राइंगल की साइड्स और एंगल का क्या किया जाता है? मेजरमेंट किया जाता है, वो ब्रांच मैथमेटिक्स की क्या कहलाती है? तो आंसर है, उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री कहा करते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना। क्या है? सबसे पहले तो डेफिनेशन हमने नोट कर ली, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद, किसके साथ डील करता है? विच डील्स विद, किसके साथ डील कर रहा है? ट्राइंगल की साइड्स और एंगल के साथ, है ना। विच डील्स विद द साइड्स एंड द एंगल, विच डील्स विद द साइड्स एंड द एंगल्स, है ना। एंगल्स के साथ डील कर रहा हो, है ना। ऐसी ब्रांच क्या कहलाती है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। और उनके रिलेशनशिप को भी, एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है ना, रिलेशनशिप बिटवीन देम। ओके,
ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन हो गई। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो हम सबसे पहली चीज तो ये कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आंसर है इस तरह की जो डेली लाइफ में हमारी सिचुएशन आती है, जैसे कि हाइट मेजर करना, डिस्टेंस मेजर करना, इस डिस्टेंस को मेजर करना, इस डिस्टेंस को मेजर करना, इस हाइट को मेजर करना, इस डिस्टेंस को मेजर करना, इस तरह की सिचुएशन जो हमारी लाइफ में आती हैं, इन सिचुएशन को मैथमेटिक्स की जो ब्रांच डील करती है उसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है। अब यहाँ पर बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो डील करती है एंगल्स के साथ और ट्राइंगल की साइड्स के साथ। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले हम एंगल्स के साथ और ट्राइंगल के साथ डील करा लेते हैं इनको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज प्यारे बच्चों ध्यान रखना, वो मैं आपको सबसे पहला पॉइंट जो बताऊंगा वो पहला पॉइंट होना चाहिए एंगल एंड मेजरमेंट, मेजर ऑफ एन एंगल। ठीक है ना, सबसे पहले तो आप हेडिंग क्या डाल लोगे? एंगल एंड मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एन एंगल। ठीक है, सबसे पहले एंगल का मेजरमेंट देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, आपने रे तो पढ़ी है छोटी क्लासों में, रे किसे कहते हैं ये तो पढ़ के आए हो, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये एक रे मैंने बनाई ऐसी, ठीक है, ये O पॉइंट से स्टार्ट होती है और A पॉइंट पर जाकर एंड हो जाती है। ठीक है, तो ये बोर्ड पर क्या बनी हुई है सर? तो आंसर ये एक रे बनी हुई है और इस रे का नाम है OA, जो कि O से स्टार्ट हुई है और A से एंड हुई है। ठीक है, अगर मैं इस रे को इसके एंड पॉइंट से पकड़कर और ऐसे रोटेट करा दूं, कैसे रोटेट करा दूं सर? इस तरह से, ये रे है और इसको ऐसे रोटेट करा दूं तो क्या हो जाएगा? तो ये रे यहां पर आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी? अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करा दूं, मैंने कैसे रोटेट कराया इसको? यहां पर रोटेशन कराया मैंने इसको। कैसे रोटेशन कराया सर? इसको यहां से ऐसे रोटेट करा दिया। तो जब ये रे ऐसी थी, सिर्फ यहां पर रे थी, है ना, तो यहां पर सिर्फ रे बनी हुई थी। जब यहाँ रे थी तो यहाँ पर सिर्फ रे बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही इसको रोटेट कराया तो यहाँ पर कुछ क्रिएट हो गया। क्या हो गया सर? यहाँ पर कुछ ना कुछ क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया सर? ये जो क्रिएट हुआ है यहाँ पर, इसका नाम प्यारे बच्चों रखा जाता है मैथमेटिक्स में एंगल। क्या नाम रखा जाता है इसका? एंगल। और ये एंगल कब क्रिएट हुआ? तो आंसर है जब मैंने एक पर्टिकुलर रे को, इस रे का नाम कुछ रख दो, इसका नाम रख दो इनिशियल रे। क्या नाम रख दो? इनिशियल रे। और ये इनिशियल रे को रोटेट कराया और फिर ये रे मेरे पास आ गई, इस रे का नाम रख दो चलो बी, इसका नाम रख देते हैं टर्मिनल। क्या नाम रख दिया? टर्मिनल। इसका नाम चेंज मत करो, ये OA वाली रे को ही मैं यहाँ पर लेकर गया हूँ तो इसको भी A ही लिख लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो फिर से जब इस इनिशियल वाली रे को हमने रोटेट कराया तो रोटेट कराने पर क्या क्रिएट हो गया? तो आंसर है एक एंगल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एंगल क्या होता है? तो आंसर है एंगल क्या होता है? एंगल इनिशियल रे और टर्मिनल रे के बीच में जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है वो क्या कहलाता है? एंगल। जितना ज्यादा रोटेट कराओगे उतना ही ज्यादा क्या बन जाता है? एंगल। एग्जाम्पल के लिए अगर इस इनिशियल वाली रे को हम सिर्फ इतना रोटेट कराते, कितना रोटेट कराते सर? सिर्फ इतना कराते, तो यहां पर भी क्या क्रिएट हो जाता? तो आंसर है एंगल क्रिएट हो जाता। लेकिन ये वाला जो एंगल है ना, ये जो एंगल बनके तैयार हुआ है, ये एंगल इस एंगल से कैसा है? कम। ये वाला एंगल इस एंगल से कैसा है? कम। क्यों कम है? क्योंकि आपने क्या कम करवाया? तो आंसर है हमने इसको रोटेट कम कराया, हमने इसका रोटेशन कम कराया। ठीक है ना, यहां रोटेशन ज्यादा कराया तो यहां पर बड़ा एंगल, यहां पर रोटेशन कम कराया तो छोटा एंगल। इसका मतलब यह हुआ कि एंगल की अगर डेफिनेशन बनाई जाए तो वो क्या होती होगी? तो एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। एंगल क्या होता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन किस किस के बीच में? इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे के बीच में। किस किस के बीच में? इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे के बीच में। ठीक है, तो यही एंगल की डेफिनेशन बन गई। क्या बन गई? एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। क्या होता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन
अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन किस किसके बीच में, इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे, इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। क्या होता है एंगल, एंगल होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन, जितना ज्यादा रोटेट कराओ उतना ही बड़ा क्या बनता है, एंगल। तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है उसका मेजरमेंट क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों एक आसान सी बात हो गई। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आती है हमारे पास। ठीक है, ये हमने एंगल की बात तो समझ ली। अब इसके बाद आ जाते हैं हम जो मेन हमारा जो कंसेप्ट है जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है, अब हम वहां पर आ जाते हैं। एंगल अगर समझ में आ गया तो इसके बाद मेन जो कंसेप्ट आता है क्लास 10th में वो आता है प्यारे बच्चों रेशियो। क्या आता है, रेशियो आता है। ठीक है ना, और वो रेशियो यहीं से स्टार्ट होगा। देखना कैसे स्टार्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं इनको समझने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें बता देता हूं। देखिए सुनिए ध्यान से सुनते जाना, मेरी बात को ध्यान सुनते जाना। नोट्स मैंने आपको भेज दिए व्हाट्सएप पे, नोट्स मिल गए सबको, है ना। नोट्स तो मैंने सुबह ही भेज दिए थे आपको। अब देखो यहां पर ये जो एंगल क्रिएट आपने करवाया था ना, यहां पर अगर मैं एक कोई पॉइंट कंसीडर कर लूं प्यारे बच्चों, इस टर्मिनल वाली साइड पर कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लूं। एग्जांपल के लिए मैंने कोई पॉइंट कंसीडर किया P, इस टर्मिनल वाली साइड पर कोई एक पॉइंट कंसीडर किया P। ठीक है, तो अब यहां पॉइंट P से आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आपने खास बात देखी। क्या खास बात देखी सर, कि ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है ना, ये किसके सामने आ रही है, ये इस एंगल के सामने आ रही है। ध्यान से देखना, ये जो परपेंडिकुलर वाली साइड है ये किसके सामने आई, इस एंगल के सामने आई। इसका मतलब एंगल के सामने जो साइड होती है उसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। इसका मतलब आप ये कह रहे हो। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखोगे। एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। फिर से सुनिए, ये एक रे है ऐसी, ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है। अब आपने क्या किया कि इस रे को यहां से, ये इस तरह की एक रे है ऐसी, इस रे को यहां से ऐसे रोटेट कराया, ऐसे। ठीक है, जब आप इसको ऐसी है और इसको ऐसे रोटेट कराओगे तो ये यहां पर आ गई, ऐसे आ गई। ठीक है, ओके, ये इस तरह से आ गई। ये हमारी इनिशियल रे थी और इसको आपने ऐसे रोटेट करा दिया, ये हमारी टर्मिनल रे हो गई। और जैसे ही आपने रोटेट कराया तो क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पर एक एंगल। क्या क्रिएट हो गया, एंगल। अब आपने टर्मिनल वाली साइड पर एक कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया P। अब इस पॉइंट P से अगर आपको परपेंडिकुलर डालना है इस पर, तो आप ऐसे परपेंडिकुलर डालोगे, ऐसे डालोगे या नहीं डालोगे, तो आंसर हाँ डालेंगे। तो ये परपेंडिकुलर हुआ। तो अब फिर से एक चीज देखने को मिली कि यहां पर जो एंगल है, इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, तो आंसर है ये एक परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये बात ध्यान रखोगे। तो याद हो गई, सबको याद हो गई क्या, कि एंगल का आप कैसे भी बना लो, एंगल के सामने वाली साइड क्या निकल कर आती है, परपेंडिकुलर। कैसे भी बना लो, एंगल के सामने वाली साइड क्या निकल कर आएगी, परपेंडिकुलर ही निकल कर आएगी। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि अगर किसी ट्राइंगल में, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम बात करें, जैसे सपोज करो राइट एंगल ट्राइंगल ABC में, अगर इसी राइट एंगल ट्राइंगल ABC में अगर हम बात करें, तो राइट एंगल ट्राइंगल ABC में सर अगर एंगल यहां बन रहा हो तो यहां पर, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो हमने तो एक सिंपल सा रूल बना लिया है। क्या रूल बना लिया है, कि साइड्स अपोजिट टू द एंगल इज ऑलवेज क्या, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, अगर एंगल यहां बन रहा है, और सर मान लो अगर एंगल यहां बन रहा होता इस क्वेश्चन में, तब क्या होता, तो आंसर है कि अगर एंगल यहां बन रहा होता तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ये हमने करके देखा, जब एंगल यहां बन रहा था तो परपेंडिकुलर ये आया, जब एंगल यहां बन रहा था तो परपेंडिकुलर ये आया। तो इसका मतलब एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर।
ठीक है, ये बात सर समझ आ गई कि जब भी कहीं आप एंगल बनाया करोगे तो हम उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर ले लिया करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और जो हमारी इनिशियल वाली साइड है उसका नाम हमने थोड़ी देर के लिए क्या रख दिया है, बेस। फिर से ये हमारी इनिशियल वाली साइड थी, इसी को रोटेट कराया था, तो ये जो इनिशियल वाली साइड है इसका नाम हमने क्या रख दिया है, बेस। ठीक है ना। और तो इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि अगर ये एंगल है तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और एंगल के साथ वाली जो साइड होती है वो कौन सी होती है, बेस। ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर मान लो सर ट्राइंगल ऐसा हो, तो ट्राइंगल ABC में एंगल यहां बन रहा हो सर, तो आंसर है कि एंगल ये है तो ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, तो बेस कौन सा होगा, तो एंगल के साथ वाली जो साइड होती है ना वो ऑलवेज क्या होती है, बेस हुआ करती है। ठीक है, तो सर ये तो एक बात समझ नहीं आई कि ये जो एंगल है इसके साथ वाली साइड तो बेस हुआ करती है, फिर ये वाली साइड कौन सी है, तो ये आंसर है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड ऑलवेज क्या हुआ करती है, हाइपोटेन्यूस। क्या हुआ करती है प्यारे बच्चों, हाइपोटेन्यूस हुआ करती है। ठीक है ना, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता कभी भी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ऑलवेज क्या हुआ करती है, हाइपोटेन्यूस हुआ करती है। ठीक है ना। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखें तो फिर से देखिए, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, साथ में क्या होता है, बेस। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, फिर से अगर सर एंगल यहां बन रहा हो तो फिर से एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड बेस, और 90 के सामने वाला जो साइड होगा वो ऑलवेज क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, तो अगर सर इतना कंसेप्ट अगर समझ आता है तो फिर इसके बाद आप रेशियो पढ़ सकते हो, रेशियो फिर बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उनको पढ़ने के लिए, पढ़ने से पहले सिर्फ एक बात बता दे रहा हूँ। क्या बात बता दे रहा हूँ कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई एक ट्राइंगल है ABC और ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसको पढ़ोगे कैसे, सुन लो ध्यान से, इसको पढ़ोगे, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल्ड एट B। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल्ड एट B। ठीक है, अब सर इसका एंगल बताओ मुझे कहाँ है, यहाँ पर है या यहाँ पर है। तो एग्जाम्पल के लिए सपोज दैट एंगल यहां बन रहा है और इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक इसको सिंबल दिया नाम, इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा। क्या नाम दिया प्यारे बच्चों, थीटा। ये ऐसा एक सिंबल है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को। एक बच्चा पूछ रहा था कि ये इसका नाम थीटा क्यों होता है, तो इसका नाम थीटा क्यों होता है, ये तो एंगल का सिंबल का नाम है ना। जैसे आपका नाम विवेक है तो विवेक क्यों है आपका नाम, है ना। आपका नाम सौरभ है, सौरभ क्यों है ना। तो नाम जो होता है, जो डेफिनेशन आप बनाते हो वो सबसे पहले बनाई जाती है, चाहे वो फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो। देखो कई चीजें ऐसी होती हैं जो टीचर बोलते हैं इनको याद कर लो, है ना। याद करने की किसी चीज को कोई जरूरत नहीं होती, किस चीज को सिर्फ याद करना पड़ता है, आंसर है नाम को। किसको याद करना पड़ता है, सिर्फ नाम को याद करना पड़ता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी कौन सी चीज है जिसको सिर्फ इसको याद करना पड़ेगा, तो आंसर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको याद करना पड़ेगा। एक भी चीज आज तक ऐसी नहीं बनी ट्रिग्नोमेट्री में जो याद करनी पड़ेगी और जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो या जिसको ड्रैग करने का कोई तरीका ना हो। सिर्फ जब नाम रखेंगे किसी चीज का तो वो हमें याद रखना पड़ेगा। नाम तो जैसे हमें हमारे किसी फ्रेंड का नाम है वो तो याद रखना पड़ेगा ना, उसके बाद उसकी एक्टिविटी कैसी है वो हम बदल देंगे, है ना। वो कैसी हरकतें करता है उसको हम चेंज कर देंगे, वो बात की बात है, लेकिन उसका नाम तो याद करना पड़ेगा ना, है ना। बाकी के सारी लॉजिक अलग रहेंगे, बाकी सारी इक्वेशन अलग रहेंगी उसके साथ, है ना। इसी तरह से इसमें देखो आप ट्राइंगल ABC की अगर हम बात करें तो इस ट्राइंगल ABC में यहां पर एक एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, अगर एंगल यहां बन रहा है तो मुझे आप ये बताइए कि परपेंडिकुलर कौन सा, नाम बताओ परपेंडिकुलर का नाम क्या होगा। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो और एंगल यहां बन रहा है तो परपेंडिकुलर का नाम बताओ फटाफट से, कौन सा होगा। परपेंडिकुलर के नाम का आंसर बताओ फटाफट से, बता दो कौन सा होगा। है किसी के पास आंसर परपेंडिकुलर का नाम? हाँ ठीक है, AB। ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है सर, ये तो हो गया सर परपेंडिकुलर। ओके, अच्छा अगर ये एंगल है सर तो इसके साथ वाला ये जो होगा
ये बेस होगा, ठीक है, और ये 90 डिग्री सर बन रहा है, तो इसके सामने वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ओके, अब यहां पर इनका थोड़ा सा एक छोटा नाम रख देते हैं, बार बार लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो परपेंडिकुलर को P से डिनोट कर रहा हूं, बेस को B से डिनोट कर रहा हूं और हाइपोटेनस को H से डिनोट कर रहा हूं, ऐसे, ठीक है ना। अब जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनके रेशियो का हमने कुछ नाम रखा है। क्या रखा है? नाम रखा है। जैसे कि परपेंडिकुलर और बेस के लिए हमने कुछ नाम रखा है, उनका नाम हमने जो रखा है उनको हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक, क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या नाम देते हैं उनको? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में प्यारे बच्चों जो सबसे पहला जो हमने रेशियो जिसका हमने नाम रखा है वो है, देखो जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस की कभी जरूरत पड़ेगी, किसकी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, तो इसका हमने एक नाम रख दिया है। क्या नाम रख दिया है इस रेशियो का? साइन। क्या नाम रखा है? साइन। साइन क्या? थीटा। क्या नाम रखा है? साइन थीटा, ऐसे SINE, साइन थीटा, ये नाम रखा जाएगा। और ये किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। किसके होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के, ठीक है। अब दूसरा एक और हमने नाम रखा है, किसका? बेस और हाइपोटेनस के रेशियो की अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो, बेस का और हाइपोटेनस के रेशियो की अगर कभी जरूरत पड़ गई तो उसका क्या नाम रखा गया है सर? तो उसका नाम प्यारे बच्चों रखा गया है कोसाइन। क्या नाम रखा गया है? कोसाइन थीटा। क्या नाम है? कोसाइन थीटा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड ये है कि अगर हमें कभी भी जरूरत पड़ गई ट्रायंगल के मेजरमेंट में, किसकी? परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो की, तो उसका नाम क्या रखा जाएगा? तो प्यारे बच्चों उसका नाम रखा जाएगा टेंजेंट थीटा। क्या नाम रखा जाएगा? टेंजेंट थीटा, ठीक है। फिर इसके बाद नामकरण हो रहा है अभी, तो रेशियो का नाम रखा जा रहा है, तो ये नाम के पीछे कोई लॉजिक नहीं होगा कि इसका नाम ये ऐसा क्यों रखा गया। इसका नाम साइन थीटा, इस रेशियो का ये नाम रखा गया, इस रेशियो का कोसाइन थीटा नाम रखा गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का नाम क्या रखा गया? टेंजेंट थीटा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बेस अपॉन परपेंडिकुलर कभी आ गया तो उसका नाम रखा गया कोटेंजेंट। क्या नाम रखा गया? कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, अगर सपोज करो हमारे पास कभी ऐसा आ गया हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या आ गया प्यारे बच्चों? हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो इसका नाम रखा जाएगा इसका नाम रखा जाएगा सेकेंड थीटा। क्या नाम रखा जाएगा? सेकेंड थीटा, ध्यान रखना इसका नाम सेकेंड थीटा। फिर इसके बाद हमारे पास 6th नंबर पर आ जाता है। 6th नंबर पर प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आने वाला है? कोसेकेंड थीटा। क्या नाम? कोसेकेंड थीटा। ये किसके इक्वल होता है? H अपॉन P के, ठीक है ना। किसके इक्वल होता है? H अपॉन P के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है? ये रेशियो। ये क्या है? रेशियो। साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेजेंट थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोसेकेंड थीटा। लेकिन सर इनका नाम बोलने में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? देखो टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, इतना नाम बोलने में तो थक जाएंगे हम। तो अगर ये हम ना थकें उसके लिए हम एक काम करते हैं, इनकी शॉर्ट नेम रख देते हैं। क्या नाम करते हैं? क्या काम करते हैं हम? इनके शॉर्ट नेम रख देते हैं। शॉर्ट नेम का मतलब सर, शॉर्ट नेम से मेरा मतलब प्यारे बच्चों ये है कि जो हमारा SINE है इसकी जगह हम SIN यूज करेंगे अब से सिर्फ, ठीक है। तो जो पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं उसको। अब हम उसको साइन कहा करेंगे, सिर्फ साइन थीटा, ठीक है ना। और दूसरा वाला जो है हमारे पास ये कोसाइन है ना, इसका सिर्फ कॉस ले लेते हैं, इसका छोटा अबरवेरिएशन इसका यूज कर लेते हैं। वो क्या होगा? छोटा रूप इसका क्या होगा? कॉस। तो हमने एक निकनेम रख दिए हैं इनके। निकनेम क्या है? कॉस, ठीक है ना। क्या नाम निकनेम रख दिया इसका? ठीक है, कॉस रख दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट, टेंजेंट थीटा बोलने में बहुत बड़ा था तो हमने इसका एक निकनेम रख दिया, छोटा सा नाम। क्या नाम रख दिया? टेन, ठीक है ना। तो थर्ड नंबर पर प्यारे बच्चों टेन थीटा ये आ गया, ओके। अब इसके बाद 4th नंबर की बात करो। 4th नंबर पर कोटेंजेंट थीटा हुआ करता था, बहुत बड़ा नाम है, इसको छोटा कर लो थोड़ा सा। क्या नाम रख दिया हमने? कॉट
थीटा, छोटा कर दिया इसका नाम, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पर हमारे पास आ गया कॉट थीटा, ओके, ये भी ठीक है। इसके बाद पांचवें नंबर पर जो आता है इसका नाम भी छोटा कर लो, इसका नाम निकनेम रख दो, इसका छोटा सा नाम रख दो सेक थीटा, ठीक है ना। तो इसका नाम भी हमने रख दिया सेक थीटा, ये लिख दिया, ओके। इसके बाद कोसेकेंड थीटा, इसको बोलने में भी बहुत दिक्कत होती थी, कोसेकेंड थीटा, तो हमने इसका नाम छोटा कर दिया, कोसेक कर दिया, सिर्फ इतना कोसेक, और साथ में क्या थीटा, है ना। तो सिक्स्थ नंबर पर हमारे पास जो आ गया वो आ गया प्यारे बच्चों कोसेक थीटा, ठीक है। अब इनके छोटे हमारे पास वर्जन आ चुके हैं और अब इन छोटे वर्जन को पढ़ना बिल्कुल आसान हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर साइन थीटा जो हुआ करता है वो किसके इक्वल होता है, तो आंसर है P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या हुआ करता है, तो ये हुआ करता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या हुआ करता है सर, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा हमारे पास होता है बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस और बेस का रेशियो। और कोसेक थीटा क्या होता है सर, कोसेक थीटा जो होता है ये होता है हमारे पास हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो, ठीक है। तो ये जो रेशियो हैं साइड्स के रेशियो, इनका नाम प्यारे बच्चों क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना। क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। अच्छा, अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ खास बात है जो देखने वाली है, वो क्या है वो आपको दिखा देता हूं, सुनिए ध्यान से। सबसे पहली चीज, साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हाइपोटेनस, दिख रहा है सबको। अच्छा, अब क्या प्यारे बच्चों में इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन एच, ये P यहां से उठाकर इसके नीचे लिख सकता हूं क्या, तो आंसर हाँ लिख सकते हैं ऐसे। या अगर ऐसे समझ नहीं आता तो चलो एक काम कर लो, ऊपर P लिखा है उसको P से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो ऐसे भी कह सकते हो, ये जो P अपॉन एच है ना इसको P से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो। तो अगर ऊपर नीचे डिवाइड कर लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा एच अपॉन P आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। या अगर थोड़े से होशियार बच्चों थोड़ी छोटी छोटी सी चीजें आती हैं मैथ्स में, तो आप ये काम कर सकते हो कि सीधा समझ सकते हो कि अगर सर यहाँ पर अगर कहीं ऐसा लिखाओ 1/2/3 लिखाओ तो वो कहाँ गया होगा, ऊपर ही तो जाएगा ये 3 यहाँ से, तो क्या बन जाएगा 3/2। इसका मतलब ये कि ये 3 यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ से वापस नीचे भी तो आ सकता है, तो आंसर है हाँ आ सकता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर कि P अपॉन एच है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एच और ये P नीचे ले आ सकते हैं, यहाँ पर ऐसा ला सकते हैं, तो आंसर हाँ ला सकते हैं, ठीक है। अब इक्वल्स टू 1 अपॉन एच अपॉन P को हम कुछ कहते हैं क्या, तो आंसर है हाँ, एच अपॉन P तो हमने पढ़ा है, इसको हम क्या कहते हैं, कोसेक थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, एच अपॉन P कहीं लिखा हो तो हम क्या कहते हैं, कोसेक थीटा। तो इसका मतलब इस एच अपॉन P को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, कोसेक थीटा लिख सकते हैं, है ना। ये बात समझ आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद इस वाले पर आ जाओ, तो देखो ये वाला जो B है ये यहां से यहां आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो 1 अपॉन एच अपॉन में क्या B, ये B हम नीचे लेकर आ गए, यहाँ पर जैसे ऊपर लेकर आए थे ऐसे यहाँ पर B को यहाँ लेकर आ गए, ठीक है। तो अब 1 अपॉन क्या आ गया मेरे पास, H अपॉन B। अब H अपॉन B को हम कुछ लिख सकते हैं क्या, तो आंसर है हाँ, इसको हम सेक थीटा लिख सकते हैं सर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया H अपॉन B की जगह सेक थीटा। तो इससे क्या हुआ प्यारे बच्चों, हमारे पास कुछ रिलेशन निकल कर आए, क्या कि साइन थीटा इक्वल होता है किसके, 1 अपॉन कोसेक थीटा के, है ना। तो साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा का। ध्यान रखना, साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा का, ये बात ध्यान रखना। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। फिर से कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। इसी तरह से प्यारे बच्चों आगे चलते जाओ। अब यहाँ पर भी एक काम करो, 1 अपॉन ये वाला P इसके नीचे लिख लो लाकर, तो B अपॉन में क्या P, ये वाला P इसके नीचे आ गया यहाँ पर। अब देखो B अपॉन P को हम कुछ कह सकते हैं क्या, तो आंसर है हाँ, इसका नाम कॉट थीटा होता है, ठीक है। क्या नाम होता है, कॉट थीटा। तो 1 अपॉन ऐसी, ठीक है, इस B अपॉन P की जगह हमने क्या लिख लिया, कॉट थीटा। ये ठीक है, ये समझ आ गया, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद आगे की बात करो, देखो फिर से
1 अपॉन ये वाला b इसके उठाकर इसके नीचे लिख लो, तो p अपॉन में क्या b, हाँ या ना, ये वाला b इसके नीचे लिख लिया तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन p अपॉन b आ जाएगा। ओके, तो 1 अपॉन p अपॉन b को हम कुछ कह सकते हैं क्या, तो आंसर है हाँ, p अपॉन b को हम tan थीटा कह सकते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा tan थीटा, ठीक है ना, ये tan थीटा आ गया। ये बिल्कुल आसान सी बात हो गई। अब इसके बाद इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे देखिए फिर से इसको लिख लो 1 और b ऐसे ही, ठीक है, ये वाला और ये वाला h यहां पर आ गया इसके नीचे, ठीक है ना। तो देखो 1 अपॉन b अपॉन h को हम कुछ कह सकते हैं क्या, तो आंसर है हाँ, b अपॉन h हमने पढ़ा है, इसको हम cos थीटा कहा करते हैं। क्या कहते हैं, cos थीटा कहते हैं। तो 1 अपॉन b अपॉन h की जगह क्या लिख लिया, cos थीटा। ये भी बिल्कुल आसान बात हो गई सर। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे देखें अगर हम, तो इस वाले को भी चेंज कर सकते हैं, 1 अपॉन p ऐसे ही, ठीक है, ये वाला h इसके नीचे आएगा तो p अपॉन h हो जाएगा, ठीक है। अब 1 अपॉन p अपॉन h को हम कुछ कहते हैं क्या, हाँ, p अपॉन h का जो रेशियो होता है उसका नाम हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या रखा है, साइन थीटा। तो यहां पर लिख लो साइन थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पर हमने लिख लिया साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके सामने आए हैं ये रिलेशन आ गए इनके रेसिप्रोकल के रिलेशन। किसके रिलेशन आ गए, इनको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल के रिलेशन। मतलब अगर प्यारे बच्चों कभी भी साइन थीटा कहीं पर लिखा होगा तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, तो आंसर है 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर कहीं पर भी कोसेक थीटा कॉस थीटा लिखा होगा, कॉस थीटा, तो मैं उसको क्या लिख पाऊंगा, 1 अपॉन सेक थीटा। ये देखो यहाँ पर प्रूफ हो रहा है। अगर कहीं पर टेन थीटा लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है, तो आंसर है 1 अपॉन कॉट थीटा। फिर से अगर कहीं पर कॉट थीटा लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है, तो आंसर है 1 अपॉन टेन थीटा। फिर से अगर कहीं पर सेक थीटा लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है, तो आंसर है 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर कहीं पर कोसेक थीटा लिखा हो तो उसका रेसिप्रोकल अगर हम लिखें तो क्या होगा, तो आंसर है साइन थीटा, है ना। तो कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन थीटा के। तो ये प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट वाले फॉर्मूले आ रहे हैं आपके सामने। ये वही फॉर्मूले हैं जो स्टार्टिंग में अगर अच्छे से समझ लिए जाए रेसिप्रोकल वाले रिलेशन, तो ये जो आगे जाकर जो आते हैं ना आइडेंटिटी वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। स्टार्टिंग से अगर बिल्कुल बेसिक से समझते चलो कि कौन सी चीज कैसे आई थी। अगर कोई पूछता है कि साइन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के, तो आप क्या आंसर दोगे, क्यों होता है। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा के इक्वल क्यों होता है, पहले ये बताओ, तो आप क्या आंसर दोगे कि हमने एक नाम रखा था। क्या नाम रखा था कि अगर कहीं पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो देखना हो तो उसका नाम हमने साइन थीटा रखा है, और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का अगर कहीं पर रेशियो हो तो उसका नाम हमने कोसेक रखा है। अब हमने क्या किया, इस p को उठाकर इसके नीचे लिख लिया, तो ये h अपॉन पी बन गया, और h अपॉन पी का नाम हमने क्या रखा है, कोसेक थीटा। इसका मतलब साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा के इक्वल होता है। ये बिल्कुल आसान सी बात है ना। इस तरह से ये रेसिप्रोकल के रिलेशन हमने बना लिए। अब प्यारे बच्चों इसके अलावा जो वेरी इंपॉर्टेंट वाला रेसिप्रोकल का जो रिलेशन होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं साथ में। देखो क्या होता है। नेक्स्ट जो प्यारे बच्चों होता है हमारे पास, नेक्स्ट जो प्यारे बच्चों होगा वो एक और सुन लो ध्यान से, रिलेशन टेन थीटा। टेन थीटा का एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला रिलेशन निकाल के दिखा रहा हूं। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हुआ करता है, ठीक है। अब टेन थीटा ऐसे ही, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस, ये जो यहां पर लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इन दोनों को अपनी तरफ से किससे डिवाइड करा दिया, h से, हाइपोटेनस से डिवाइड करा दिया। किससे डिवाइड करा दिया प्यारे बच्चों, h से डिवाइड करा दिया, ठीक है। तो अब इससे क्या फायदा हो गया सर, इससे यह फायदा हो गया कि p अपॉन h जो होता है, p अपॉन h, इसका नाम क्या होता है, तो आंसर है साइन थीटा। तो p अपॉन h की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, और अगर कहीं पर b अपॉन h लिखा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया कॉस थीटा। तो इसका मतलब टेन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ये निकल कर आ गया हमारे पास एक नया रिलेशन कि टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ये रिलेशन प्यारे बच्चों हुआ करता है इसका, ठीक है ना। फिर से
कैसे किया सर, ये कैसे कर दिया? ये देखो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है, ये हमने नाम रखा था कि कहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा हो तो उसे क्या नाम से जाना जाएगा, हमेशा टेन थीटा के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब ये टेन थीटा ऐसे ही लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हमने ऐसे लिख लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो ऐसे ही लिखा है, ऊपर भी हाइपोटेनस से और नीचे भी हाइपोटेनस से क्या कर दिया, डिवाइड। इससे P अपॉन एच को हमने क्या नाम रख दिया, साइन थीटा होता है, और B अपॉन एच को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। ये ठीक है, बिल्कुल आसान है। अच्छा, अब इसके बाद प्यारे बच्चों इसी तरह से एक रिलेशन और बना सकते हो। क्या बना सकते हो कि टेन थीटा के बाद नेक्स्ट कॉट थीटा का रिलेशन। किसका रिलेशन, कॉट थीटा का रिलेशन। कॉट थीटा क्या होता है, B अपॉन P होता है या ना। कॉट थीटा क्या होता है, B अपॉन P होता है, ठीक है ना। अब इधर भी यही करो, इसको B अपॉन H और इसको P अपॉन H लिख लो। देखो इसको भी H से डिवाइड और ऊपर नीचे हमने क्या किया, H से डिवाइड करा दिया। करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, तो आंसर है हाँ करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब B अपॉन H को हम क्या कहा करते हैं, तो B अपॉन H की अगर हम बात करें तो B अपॉन H हुआ करता है कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पर B अपॉन H की जगह लिख लो कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, और P अपॉन H को हम क्या लिख सकते हैं, तो P अपॉन H को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो साइन थीटा, ओके। तो इसका मतलब ये है कि कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो ये भी एक रिलेशन बन गया। कभी भी अगर जरूरत पड़ेगी तो कॉट थीटा को क्या लिख लिया करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये प्यारे बच्चों एक और रिलेशन हमारे पास आ गया, ठीक है ना। तो अब देखो बोर्ड पर कितने रिलेशन लिखे हुए हैं, ध्यान से देख लो बोर्ड पर कितने रिलेशन लिखे हुए हैं। तो आंसर है 6 रिलेशन, तो ये लिखे हुए हैं 6, ठीक है ना। और 7th नंबर वाला रिलेशन ये है और 8th नंबर वाला रिलेशन ये है। ये 6 रिलेशन कि साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, कॉस 1 अपॉन सेक होता है, टेन 1 अपॉन कॉट होता है, कॉट 1 अपॉन टेन होता है, सेक 1 अपॉन कॉस होता है, कोसेक 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ये 6 रिलेशन और 7वां और 7th नंबर पर क्या आता है, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन होता है। ये जो 8 रिलेशन है, ये जो 8 रिलेशन है प्यारे बच्चों, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं और बहुत ज्यादा काम आएंगे आपके, ठीक है ना। तो इनको आपको याद रखना है। ये कैसे निकल कर आए ये मैंने आपको बता दिए, इनको क्या करना है अब आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली थ्योरम कराने वाला हूं, ध्यान दे दो सब लोग, कमेंट करने में मत लगे रहो, सिर्फ ध्यान दो, ध्यान दो। देखो कितनी वेरी इंपॉर्टेंट वाली एक थ्योरम कराने वाला हूं, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट वाली थ्योरम सुन लो कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट वाली थ्योरम क्या है वेरी इंपॉर्टेंट वाली, वो सुन लो। ये है द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर सेम फॉर द सेम एंगल। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर सेम फॉर सेम एंगल, ठीक है ना। ये पहली थ्योरम है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो अब ये होती क्या है, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सुन लो ध्यान से, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे। यहां पर प्यारे बच्चों मैंने सबसे पहले एक रे बनाई, ठीक है। इस रे का मैंने कुछ नाम रख दिया, सपोज करो AX। क्या नाम है, AX। अब ये जो रे है इसको रोटेट करा दिया, तो जब इसको रोटेट कराओगे तो क्या क्रिएट हो जाएगा, एक, तो आंसर है सर एक एंगल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा उसका नाम सर रख दो अब थीटा। एंगल का जो सिंबल यूज करते हैं वो क्या होता है, थीटा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर ये एक रे बन के तैयार हो गई, सपोज करो AY, है ना। इनिशियल वाली AX और टर्मिनल वाली AY, ठीक है। इसको घुमाकर ये हमने एंगल क्रिएट कर लिया। अब ये जो टर्मिनल वाली जो साइड है, इस टर्मिनल वाली साइड पर मैंने यहाँ पर एक कोई पॉइंट कंसीडर किया, सपोज करो इसका नाम है B। क्या नाम है, B। और इस पॉइंट B से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया
और ये परपेंडिकुलर वाला जहां पर भी इस लाइन को कट करता है उसका नाम मैंने रख दिया सी। तो यहां पर एक ट्रायंगल बनके तैयार हो गया प्यारे बच्चों। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी। दिख रहा है क्लियर? ठीक है ना। इस ट्रायंगल का क्या नाम है? बी ए सी नाम रख लो इसका, ठीक है ना। तो एक तो ट्रायंगल हमारे पास बनके तैयार हो गया है, कुछ भी नाम रख दो इसका, ए बी सी नाम रख देते हैं। अच्छा ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस टर्मिनल वाली जो साइड थी ना, इस टर्मिनल वाली साइड पर ही कहीं पर एक और कोई पॉइंट ले लिया, सपोज करो एम, ठीक है ना, और वहां से एक परपेंडिकुलर डाला यहां पर ऐसे, और इसका नाम क्या रख दिया? एन। अब हमारे पास क्या हुआ, ये जो परपेंडिकुलर था इसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई, ये जो बेस था इसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई, ये जो परपेंडिकुलर था इसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई, है ना। सब कुछ बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? ये परपेंडिकुलर देखो इतना बड़ा हो गया, ये बेस इतना बड़ा था, अब ये बेस इतना बड़ा हो गया, ये हाइपोटेनस इतना बड़ा था, अब ये हाइपोटेनस इतना बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ट्रायंगल अब बड़ा हो गया। जो बड़ा ट्रायंगल आया है, इस बड़े वाले ट्रायंगल का क्या नाम है? ए एम एन। ठीक है, तो दूसरा एक और ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल ए एम एन। ओके, अब इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी आपको दिखानी है। सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहे होंगे कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ये दोनों आपस में कैसे हैं? सिमिलर है या नहीं? कैसे सिमिलर है सर? देखो बता देता हूं। एक तो ट्रायंगल बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी, इस वाले ट्रायंगल का, छोटे वाले ट्रायंगल का, और बड़े वाले ट्रायंगल का एम ए एन, एंगल एम ए एन, ये दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल। क्यों? ये दोनों ईच क्या हैं? थीटा के इक्वल है ना। ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल थीटा के इक्वल है, और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी ये वाला एंगल किसके इक्वल है? थीटा के इक्वल। तो ये ईच थीटा है, ठीक है। अच्छा, अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल सी 90 डिग्री है, और बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल एन 90 डिग्री है। एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल एन के। ये दोनों क्या हैं? ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर ये दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम एन, ये दोनों आपस में क्या हैं? सिमिलर। कैसे हैं? सिमिलर। एंगल एंगल सिमिलरिटी। कभी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल अगर आपस में इक्वल हो जाएं, है ना, दो एंगल क्या हो जाए? करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाए, तो हम क्या कहते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर अगर हो गए, तो हम कहेंगे इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में रही होंगी, है ना। करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी रही होंगी? रेशियो में रही होंगी। इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पर बी सी अपॉन एम एन क्या होगा? बी सी अपॉन एम एन किसके इक्वल? बी सी अपॉन एम एन किसके इक्वल रहा होगा? तो आंसर है ए बी अपॉन ए एम, ए बी अपॉन ए एम और ए सी अपॉन ए एन, ए सी अपॉन ए एन। फिर से अगर ये दो ट्रायंगल हैं हमारे पास, अगर इन दो ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल हो गए तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं। और अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कैसी होंगी? रेशियो में। ये हमने चैप्टर 6 ट्रायंगल में पढ़ा है ना। तो ये इसका परपेंडिकुलर बी सी और इसका एम एन, तो बी सी अपॉन एम एन, इसका हाइपोटेनस क्या था? ए बी, और इस बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या था? ए एम। ये रेशियो में रहे होंगे। इसका बेस क्या था? ए सी, और इस बड़े वाले ट्रायंगल का बेस क्या है? ए एन। ये भी रेशियो में रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब वन बाय वन देखना। सबसे पहले लेकर चल रहा हूं ट्रायंगल ए बी सी। इसको तो मैंने कोई एक इक्वेशन मान के भी चलो यहीं पर छोड़ दिया। अब ट्रायंगल ए बी सी में आप साइन थीटा निकालो। ट्रायंगल ए बी सी में क्या निकालो? कोई भी एंगल निकाल लो जो आपको ठीक लगता हो। साइन थीटा निकाल लो सपोज करो। तो ये मुझे बताओ, इस ट्रायंगल में साइन थीटा किसके इक्वल होगा? तो आंसर है साइन थीटा ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा किसके इक्वल आएगा? बी सी अपॉन में ए बी। किसके इक्वल आएगा बताओ? बी सी अपॉन ए बी के इक्वल आएगा। ये ठीक है? अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब इसके बाद दूसरा एक ट्रायंगल ले लो। कौन सा वाला ट्रायंगल? बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला ए एम एन, है ना, ए एम एन। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में आप क्या निकालो? साइन थीटा निकाल लो। चलो साइन थीटा इस वाले ट्रायंगल के लिए भी निकाल लो।
तो जब इस वाले ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल के लिए आप साइन थीटा निकालोगे तो इस वाले ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है ये, और हाइपोटेनस क्या है ये, तो क्या लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है mn और अपॉन में हाइपोटेनस क्या am, है ना। परपेंडिकुलर क्या लिखोगे यहाँ पर mn और हाइपोटेनस क्या लिखोगे यहाँ पर am, ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर ध्यान दो, अगर यहाँ पर देखो BC और अपॉन में, यहाँ पर BC अपॉन में mn लिखा है ना, एक काम करता हूं मैं, ये am जो है mn को इधर लेकर आ रहा हूं और AB को इसके नीचे लेकर आ रहा हूं। ऐसा ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, तो आंसर हाँ ला सकते हैं। देखो इसको कंसीडर कर लो कहीं पर, BC अपॉन mn ये किसके इक्वल चल रहा था, AB अपॉन AM के इक्वल चल रहा था, AB अपॉन AM के इक्वल चल रहा था ये कहीं पे, है ना। ये दोनों इक्वल प्रूफ कर लिए थे हमने सिमिलर प्रूफ करके। अब एक काम करते हैं, mn को इधर ले जाकर लिख देते हैं और AB को यहाँ पर लाकर लिख देते हैं, ठीक है, लिख दो। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, BC अपॉन में क्या AB, BC अपॉन AB, है ना, ये AB इधर ले आया, mn इधर ले जाकर लिख दो, mn अपॉन में AM, है ना। ये इसका मतलब आपस में कैसे हैं, इक्वल है ना। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा BC अपॉन AB के इक्वल आया और यहाँ पर mn अपॉन AM के इक्वल आया, बट ये दोनों चीजें तो आपस में इक्वल होती हैं। BC अपॉन AB किसके इक्वल होता है, mn अपॉन AM के। इसका मतलब ये है कि इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल और इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल, ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल। फिर से BC अपॉन AB किसके इक्वल है, mn अपॉन AM के, है ना। तो mn अपॉन AM को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, BC अपॉन AB के। तो ये तो दोनों आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये है कि बड़े वाले ट्राइंगल का लिए अगर हम साइन थीटा निकालें या हम छोटे वाले ट्राइंगल के लिए साइन थीटा निकालें, उन दोनों की वैल्यू आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। कैसी होती है, इक्वल होती है। और अगर ये इक्वल होती है तो इसका मतलब ये है कि कभी भी किसी भी ट्राइंगल के एंगल के लिए साइड कितनी भी बड़ी हो जाए या कितनी भी छोटी हो जाए, उस एंगल पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है ना। फिर से अगर मेरे पास सपोज करो सर इतना बड़ा ट्राइंगल है, इतना बड़ा ट्राइंगल है और उसकी एंगल की वैल्यू है 30 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है। और सर मान लो इतना बड़ा ट्राइंगल ले लूं मैं, तो इतना बड़ा ट्राइंगल और यहाँ पर एंगल भी 30 डिग्री रखूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये वाली जो साइड्स है ना, ये वाली जो साइड्स है ये रेशियो में रही होंगी, इनकी एंगल की वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। साइन की जो 30 की वैल्यू होगी और यहाँ इस ट्रायंगल में जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो कैसी रहेगी, ऑलवेज सेम रहेगी। चाहे कितना भी बड़ा ट्रायंगल ले लो, चाहे कितना भी छोटा ट्रायंगल ले लो, अगर आप इतना सा ट्रायंगल ले लेते हो ना और इतने ट्रायंगल में 30 डिग्री बना रहे हो, तब भी ये साइड आप कितनी भी बड़ी ले लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू होगी उस पर, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल अगर सेम रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। वो ऑलवेज आपस में कैसे होते हैं, इक्वल हुआ करते हैं। तो ये थ्योरम आप यहाँ से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख लेना देयरफॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो remain trigonometric ratio are same for same angle, not depend on size of triangle, not depend on साइड की जो लेंथ होती है उन पर भी डिपेंड नहीं करता है। ये जो साइन थीटा चाहे इस वाले ट्रायंगल के लिए निकालो चाहे इस वाले के लिए निकालो, या हम और बड़ा एक ट्रायंगल बना लेते इसमें यहाँ पर इतना बड़ा, उसके लिए भी अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालते तो वो हमेशा कैसी रहती, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू ऑलवेज सेम ही रहती। चाहे ट्रायंगल आप इतना बड़ा लेकर चलते, चाहे इतना बड़ा लेकर चलते या इतना बड़ा लेकर चलते। हमने क्या किया, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इन दोनों के लिए हमने पहले तो सिमिलरिटी प्रूफ की। सिमिलरिटी प्रूफ करके हमें ये पता चला कि BC अपॉन AB का रेशियो किसका, BC अपॉन AB का रेशियो किसके इक्वल होता है, MN अपॉन AM के रेशियो के। ये हमने प्रूफ कर लिया। तो इससे ये पता चलता है कि BC अपॉन AB तो छोटे वाले ट्रायंगल में साइन थीटा के इक्वल
है ना, और बड़े वाले ट्राइंगल में mn/am sin थीटा के इक्वल है। तो इसका मतलब तो ये है कि इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू है बड़े वाले ट्राइंगल के लिए और छोटे वाले ट्राइंगल के लिए कैसी है, सेम है। ठीक है ना, इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई प्यारे बच्चों आपका थ्योरम। अच्छा, एक लास्ट चीज और है जो आपको बतानी है मुझे, वो और बता देता हूं, उसको ध्यान से सुन लो, जो बार बार यूज होगी। ठीक है ना, ध्यान सुन लेना। यहां पर अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है साइन ए, तो इसको कैसे पढ़ोगे, ध्यान रखना, इसको पढ़ेंगे साइन ऑफ एंगल ए। क्या पढ़ेंगे, साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है ना, साइन ए जो होता है इसको साइन ऑफ एंगल ए पढ़ते हैं, और साइन और जो ए है ना, ये एक दूसरे का प्रोडक्ट नहीं है। साइन ए इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, ये ध्यान रखना। साइन ए जो होता है, साइन ए, दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, ये बात ध्यान रखना। साइन ए इज नॉट अ प्रोडक्ट, ये वाली बात भी ध्यान रखना, नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, ये वाली बात ध्यान रखना, है ना। अकेले साइन अगर कहीं पर लिखा हो ना, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ये मीनिंगलेस बात होती है। ठीक है ना, अगर कहीं पर अकेला क्या लिखा हो, SIN लिखा हो, है ना, तो ये कैसा होता है, मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है अकेले साइन का। ठीक है ना, और दूसरी बात, अगर कहीं साइन ए लिखा है, इसको ये ना समझा जाए कभी कि साइन और ए ये प्रोडक्ट है इनका मल्टीप्लाई करके लिख दिए गए हैं, नहीं, ये पूरा अपने आप में एक एंगल है ना, और इसको कैसे पढ़ा जाता है, साइन ऑफ एंगल ए, है ना, यानी एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, है ना, साइन ऑफ एंगल ए, ये मीनिंग होता है। और दूसरी बात, एक और चीज जो आप स्टार नोट कर लेना, वो ये कि अगर कभी भी साइन थीटा का ऐसे स्क्वायर चल रहा हो तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा, कैसे लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और एक बात और याद रख लेना, अगर जैसे साइन थीटा का होल क्यूब लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिखा जाएगा, साइन यहां पर क्यूब आएगा थीटा, ऐसे आएगा। ये वाली गलती मत कर देना कि साइन थीटा का स्क्वायर को ऐसे लिख दो, साइन थीटा स्क्वायर, नो, ये गलत है, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है ना, सही कौन सा लिखा हुआ है, अगर होल स्क्वायर हो तो वो स्क्वायर यहां पर लिखा जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा कभी भी। ठीक है, अच्छा, अगर क्यूब लिखा हो तो साइन क्यूब थीटा, ऐसे, ये क्यूब जो है वो यहां पर लेकर आओगे, कभी भी ये वाली गलती मत कर देना कि साइन थीटा का ऐसे लिख दो, है ना, ये गलत लिखा हुआ है। तो सही वाला कौन सा है, ये वाला सही है। ठीक है ना, ओके, तो ये आप 2 पॉइंट और याद रखना कि साइन इज साइन ए को हम कैसे पढ़ते हैं, साइन ऑफ एंगल ए, और अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कुछ देख लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे कैसे दिखाई देते हैं, इन पर बेस्ड आपने कुछ फॉर्मूले देख लिए, जैसे 7th वाला फॉर्मूला, 8th वाला फॉर्मूला। कल की क्लास में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कल की क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर जो बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चन है वो हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो स्टार्टिंग वाले जो हैं